हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका जो टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने 2 पार्ट की चर्चा कर चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट में देखेंगे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। आइए सेशन को शुरू करते हैं। किसी भी संविधान के लिए उद्देशिका या प्रस्तावना का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और संविधान के आदर्शों आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में यह जो है एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और ये जो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। और यह जो है संविधान की जो उद्देशिका है वह उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उससे और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये जो है 3 शब्द जो है इस प्रस्तावना में या उद्देशिका में जोड़ा गया है, जिसमें पहला शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यह शब्द जोड़ा गया है। यहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया था। तो कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने इसको कब स्वीकृति दी थी? वो हो जाएगा 22 दिसंबर 1947 को। ये पारित हो गया था। यहाँ हमने संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को लिखा है, वो क्या है आइए देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मितिमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें से कुछ जो प्रमुख जो शब्द जोड़े गए वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर वो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और ये अखंडता, ये 3 शब्द और प्रभुत्व संपन्न। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो है वो हमारा प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया। तो यहां पर देखिए ये जो तारीख है 26 नवंबर 1949। तो हमारा जो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को स्वीकार किया गया वो 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हो गया, उस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी से हमारा संविधान लागू हो गया। और वैसे भी पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। क्या उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग है?
क्या उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो इसमें एक वाद हो गया, वह वाद है इनरी वेरुवारी वाद हो गया, और इसमें 1960 ईस्वी में इनरू वेरुवारी का एक वाद हो गया, और यह जो है उच्चतम न्यायालय में इस वाद को सुना गया, और उस वाद में जो उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जो है उद्देशिका या प्रस्तावना जो उद्देशिका है यह जो है संविधान का अंग नहीं है। उसने माना कि इनरी वेरुवारी केस में जो उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई इसकी 1960 ईस्वी में, तो वहां पे कहा गया कि जो उस उद्देशिका या प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। और फिर एक केस और आया, यहां जब कह दिया गया कि इनरू वेरुवारी केस में कहा गया कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है, तो फिर 1973 में एक और केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, और उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना हमारा है, वो प्रस्तावना या उद्देशिका जो है वो हमारा क्या है, जो प्रस्तावना या उद्देशिका है वो हमारा संविधान का क्या है, अंग है। यह जो है संविधान का क्या है, अभिन्न अंग माना। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केस में उच्चतम न्यायालय का यह आदेश आया कि जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वह संविधान का अभिन्न अंग है। और देखते हैं उद्देशिका में क्या संशोधन हो सकता है। उद्देशिका में संशोधन, तो उद्देशिका में संशोधन हो सकता है मूलभूत ढांचे को छोड़ करके, मूलभूत ढांचे को छोड़ करके वो जो है संविधान की उद्देशिका में या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हम कर सकते हैं। बस उसमें क्या करना है कि मूलभूत ढांचे को छोड़ करके, यह जो है हमारे उच्चतम न्यायालय में यह आदेश हुआ कि आप जो है उद्देशिका में जो है संशोधन आप कर सकते हो, बशर्ते उसके मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो उद्देशिका है वो आपका न्याय योग्य नहीं है, ये जो है न्याय योग्य क्या है, नहीं है। एक और केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा कि जो प्रस्तावना जो है वह संविधान की क्या है, आत्मा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने बताया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है, आत्मा है। जो प्रस्तावना है वह संविधान की क्या है, आत्मा है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह संविधान की आत्मा माना है, अनुच्छेद 32 को माना है। के.एम. मुंशी ने जो है वो प्रस्तावना को राजनीतिक
जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली माना है। उसी ने जो है प्रस्तावना को या राजनीतिक जन्मपत्री या राजनीतिक जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा को जो है अनुच्छेद 32 को कहा है। और ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने जो प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। अब हम आगे देखते हैं जो संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है उसमें कुछ जो शब्द महत्वपूर्ण शब्द है उनके बारे में हम जानते हैं। यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ये जो है हम भारत के लोग, यानी कि इसका जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में निहित। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। अगला, भारत अपने आंतरिक मामले चाहे वाह्य मामले में बिल्कुल क्या है? किसी विदेशी राज्य के अधीन नहीं है। वो बिल्कुल क्या है? एकदम स्वतंत्र है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि वो किसी भी बाह्य देश से दूसरे देश पर जो है चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, किसी मामले में जो है वो उस पर निर्भर नहीं रहेगा। आगे शब्द जोड़ा गया, यहां आप देखेंगे समाजवादी, जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया वह हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। यानी भारत का समाजवाद, भारत का समाजवाद, यानी जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। वो कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, जो पंथ निरपेक्ष है इसका क्या अर्थ है? आइए इसको जानते हैं। जो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत किसी एक धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं। भारत के लोग किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं, यहां किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। तो यह जो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि हम भी जो है कोई भी किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? अपना सकता है, मान सकता है। वो हमारा पंथ निरपेक्ष होगा। किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि यहाँ भारत जो है विश्व के सभी धर्मों को क्या किया जाएगा? समान रूप से आदर किया जाएगा। वो पंथ निरपेक्ष हो गया। आगे लोकतंत्र और एक है गणराज्य। लोकतंत्र से तात्पर्य लोगों का तंत्र, अर्थात जनता का जो शासन है वो हमारा क्या है? लोकतंत्र है। और अब्राहम लिंकन ने के अनुसार उसने कहा था कि लोकतंत्रात्मक जो शासन है जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। वो जनता के द्वारा जो है जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुना गया ही शासन क्या है? लोकतंत्र है। ऐसा जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का तात्पर्य यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होगा। यानी कि जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा वो हमारा निर्वाचित होगा, ना कि जो है वंशानुगत। यानी जैसे महाराजा होते थे कि उनका लड़का वो राजा हो गया, फिर राजा का लड़का फिर राजा हो गया, फिर उस राजा का लड़का। यहाँ भारत में ऐसी व्यवस्था को क्या किया गया? हमारे भारतीय संविधान में समाप्त कर दिया गया और उसको एक नया व्यवस्था दी गई जिसको हम गणराज्य कहते हैं। यानी यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होकर के वो जो है वो शासन करेगा, और वंशानुगत यहाँ की व्यवस्था को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में जो है दोनों के बारे में हमने समझ लिया।
तो इस सेशन में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने आपको अक्सर जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उस टॉपिक को हमने टच किया और उसके बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।